जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो एनसीईआरटी की जो छठी क्लास वाली पॉलिटी वाली सीरीज चल रही थी उसका ये पार्ट 6 है, मतलब छठा पार्ट है या छठा चैप्टर कह लो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम है गाँव का प्रशासन। ठीक है, तो गाँव के अंदर कैसे प्रशासन हुए करें। पॉलिटी इस किताब का नाम, मतलब मैं अंग्रेजी में कह रही हूँ, वैसे इसका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन है इसका हिंदी में नाम। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। ठीक है, उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई, 6 लाख से अधिक गांव हैं इतने सारे, तो बहुत सारा पानी और बिजली वगैरह और आदि ज़रूरतें पूरा करना। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेजों का रख रखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। गांव में झगड़ा। एक गांव है, उसमें झगड़ा हो गया। तो मोहन है कोई, ये दोनों जो है किसान हैं, ये दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। तो मोहन है कोई एक व्यक्ति, तो मोहन एक किसान है, उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर ज़मीन है। ठीक है, मोहन के पास थोड़ी ज़मीन है खेती की, जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। भैया मोहन और रघु का खेत है बराबर बराबर में। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया है। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ ज़मीन अपने खेत में मिला ली। अच्छा जी, साला ये तो बड़ा गुरु घंटाल आदमी निकला रघु। चलो आगे देखो। और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी। रघु जो है ऑलरेडी उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। ठीक है, जो है चालाक था, जो मतलब जिसने झगड़ा स्टार्ट करा, तो उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी ज़मीन ही। और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। ओहो, तभी वो बेचारा कमज़ोर किसान को दबा रिया मोहन को। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर के पास पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ पर बहुत सी चोटें आई थीं। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, उसने सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए। तो पुलिस रिपोर्ट लिखवाओ। जब मोहन था और रघु था, मोहन बेचारा गरीब था, रघु जो है ठीक ठाक इसकी ज़मीन जायदाद थी, और इसके जो है चाचा फूफा ताया वगैरह जो है वो सरपंच भी है इसके रिश्ते में, घर परिवार में। ठीक है, तो यूँ तो पहले से ही दबंगा। ठीक, अब मोहन की ज़मीन पे रघु ने कब्जा कर लिया, थोड़ी सी ज़मीन के थोड़े से हिस्से पे। तो मोहन उससे जो है अपनी ज़मीन, मतलब इस बात को लेकर के जो है सफाई मांगने, भाई तुमने ऐसा क्यों करा, ये सब चीज़ें। तो रघु जो है, रघु तो भैया अपने सरपंचता में चूर था उसके पावर में। तो रघु क्यों मोहन को मोहन समझ रहा, रघु ने तो भैया कूट दिया मोहन। अब मोहन को कूट दिया, मोहन का चोट वोट लग गई। अब मोहन के फ्रेंड था कोई, वो डाकघर में काम करे, उसने मोहन को सुझाव दिया कि जाके भैया नगरीय जो स्थानीय थाना है वहाँ जाके रिपोर्ट लिखवा दो, एफआईआर दर्ज करवा दो। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे, उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो मोहन को रिपोर्ट लिखवाने की तो सजेशन दिया, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई रिपोर्ट लिखवाया अब देख लें, तू है गरीब गुरबा सा आदमी, वो है भैया जो है जमींदार आदमी, सरपंच आदमी। तो थाने वाने के चक्कर में, कोर्ट कचहरे के चक्कर में पैसा बहुत बर्बाद हो गया और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। बिल्कुल सही बात है, नतीजा भी कुछ नहीं निकलने का है। तुम रिपोर्ट लिखवा दो, पावरफुल तो वही है। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। बिल्कुल, पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चले जाएं। हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है,
हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी कार्य क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो वो थाने गए भैया। अब कुछ लोग कह रहे कि भाई हम गांव के थाने से अच्छा शहर के ज़िले वाले मतलब बड़े थाने में चले जाए। तो भैया मोहन ने कहा कि बात पैसे की ना है, कि पैसा थोड़ा सा ज़्यादा खर्च होगा कम, बात यह है कि हमारा गाँव तो भैया इसी थाना क्षेत्र में आवा है, इसी कार्य क्षेत्र में। तो अब डिब्बे में क्या है, हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के मामलों में या मामलों पर कार्रवाई करे। अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर शिकायत करवाएंगे? ये सब क्वेश्चन वगैरह हैं। अब देखो, पुलिस थाने में होने वाले काम। भाई पुलिस थाने जाओगे तो पुलिस थाने में क्यों जा रहे हैं, क्या काम हो रहे पुलिस थाने में? जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसने पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। बताओ, मोहन की शिकायत ही नहीं दर्ज कर रहे। मोहन बाहर गया और पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया। अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत गंभीर चोटें आ जाती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया और उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। मोहन को तो भैया थानेदार ने पहले तो मना कर दी, ये छोटे मोटे चुल्लू उल्लू काम के लिए थोड़ी ना बैठा हूँ मैं। तो फिर पड़ोसियों को लेकर गया मोहन। तो वो जब थोड़ी सी उन्होंने देखी कि हाँ 10-15 लोगों की भीड़, तब जो है उन्होंने समझाया और थानेदार साहब ने जो है शिकायत लिखने के लिए राजी हो गए। ठीक, अब उन्होंने जो है मोहन ने अपनी शिकायत फिर लिखित में उन्हें दे दी। थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए, फिर यह बताइए कि मोहन थानेदार या पड़ोसियों की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा। क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था? राजस्व विभाग का काम। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। अब राजस्व विभाग का मामला आ गया ना, ये जमीन जायदाद से संबंधित। तो भैया इसमें मोहन और रघु को बीच में खेत को लेकर लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्ण सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि भाई गांव में किसके पास कौन सी ज़मीन है? चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। मान लो ये मोहन है, मोहन की ज़मीन इतनी है, ठीक है। ये रघु है, इसके बराबर में इसकी बड़ी ज़मीन है। मान लो इसकी ज़मीन की यू वाली जो लंबाई है ये 2 है, और इस 2 नहीं 5 मान लेते हैं, और इसकी यू वाली जो लंबाई है यू मान लो 2 है, ठीक है। अब इसकी यू वाली लंबाई जो है यू 3 है, और इसकी यू वाली लंबाई भी 2 है, यू वाली लंबाई। अब रघु ने क्या काम करा, ये जो बीच में मेड़ थी, यू मेड़ थोड़ी सी इधर को सरका दी, तो यू 5 से बढ़ गई, इधर को 5.5 कर ली। तो इसकी तो बेचारे की 1.5 ही रह गई फिर बाद में। तो भैया यू इसके यहाँ डायरेक्ट पहुँच गया कि जो है तूने ऐसे ऐसे करा, ये दोनों झगड़ा पड़े कि मैंने तो ना बढ़ाई भाई, लेकिन यू कह रहा बढ़ा दी। तो अब इसका जो इसकी पहले 2 थी, यू जो इसकी दूरी, और इसकी पहले 5 ही, तो यू ऑलरेडी कहीं ना कहीं रजिस्टर होगा, कहीं ना कहीं सेव होगी ये चीज़। वो राजस्व विभाग के भीतर जो है ज़मीन का ब्यौरा रहेगा कि भाई किसके पास कितनी ज़मीन है। तो वो क्या करेंगे, इंच टेप से नापेंगे, कहेंगे तुम्हारी कितनी ज़मीन थी भैया 2, तो नापेंगे, वो देखेंगे कि 2 तो जो है यहाँ तक आ रहा, मेड़ यहाँ तक बंधी हुई, इसका मतलब तुमने जो है कब्जा करा, भाई तुमने कब्जा क्यों करा। तो ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। जो पटवारी होते हैं तो उसका मुख्य काम है ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, राजस्व विभाग का काम। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं पटवारी कह दे रहे हैं, कहीं लेखपाल कह दे रहे हैं, कहीं जो है कर्मचारी कह दे रहे हैं, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून कह दे रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग राज्यों में भैया हैं सब पटवारी था अभी तो, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग नाम से हमें इन्हें जाने के हैं। हम यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक पटवारी कुछ गाँवों के लिए जिम्मेदार होता है।
अगले पृष्ठ पर दिया जाए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। कहाँ है भैया, ये रहा, ठीक है। नाम क्षेत्र, इतनी हेक्टेयर ज़मीन है, मोहन की है, वल्द राजा राम, और ये हो गया नक्शा कि कहाँ कहाँ को, मान लो यहाँ कोई रोड जा रही है, रोड के किनारे सटा यू 6 नंबर 7 रही है, खसरा संख्या लिख रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखो। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके हुए गए हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करे गए हैं, इसे जरीब कहा जाता है। जो पटवारी हुए गए हैं ना, पटवारी, वो एक लंबी जंजीर का इस्तेमाल करे गए हैं खेत नापने के लिए। अब वो जो लंबी जंजीर है उसे भैया जरीब कहेंगे। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाते हैं या नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि भाई मेड़ खिसका कर खेत की सीमा बदली गई है। वही मैंने यहाँ पर भी बताया, इस वाले जगह पर उदाहरण देखे, ठीक है। तो ये आए पटवारी साहब, ये रघु और वो। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है। जो पटवारी होकर है वो किसानों से भूमि कर मतलब टैक्स भी लेकर है भूमि का, और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। पटवारी जाएगा, देखेगा भी कहाँ कौन सी फसल उग रही है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, ठीक है। चलो आ जाओ। खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। इससे पता चलता है कि वे जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए। मोहन और रघु की जमीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। मोहन के खेत के दक्षिण में जो जमीन है वह किसकी है? मोहन का खेत। अब देखो, क्षेत्रफल हेक्टेयर, मोहन यूरा हमारा। यदि बटाई पर है या तो दूसरे किसान का नाम और बटाई का हिस्सा, ठीक है। तो बटाई पर तो नहीं है भाई, मोहन खुद ही बोए कर है। कौन सी फसल? सोयाबीन बोई है। कितने हेक्टेयर में? 0.75 हेक्टेयर में, ठीक है। इसने खसरा संख्या नहीं लिख रखी। अब ये जो है ये तो खसरा संख्या। गांव अमरापुर, पटवारी रिकॉर्ड 16। चलो, खेत संख्या 3 को कौन इस्तेमाल कर रहा है? खेत संख्या 3 कहाँ गई? ये वाली खेत संख्या 3, ठीक है। यह पैमाने पर नहीं है। सीमा चौराया, कुआं, एक चालू कुआं, एक चालू चारागाह, कुएं वगैरह। इसमें देखो ये जो है ना, ये खेत संख्या है, खसरा संख्या, ये इसमें कहीं लिख नहीं रही है, इसमें कहीं पे भी नहीं लिख रही है। इसमें क्षेत्रफल लिख रहा है, ये 3 हेक्टेयर वगैरह, 2.75 हेक्टेयर, बस और कुछ ना लिख रही है। तो ये जानकारी कैसे दे देंगे भाई हम? चलो खैर आगे देखो। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है। हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिया जाता है ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकें और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें, ठीक है। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ती होगी? नीचे दी गई संख्या में, ठीक है। एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदता है। एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचता है। एक किसान को अपनी फसल कुएं खोदने के लिए बैंक से कर्जा चाहिए। एक किसान अपने खेत की खाद खरीदना चाहता है। एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे एवं बेटियों में बांटना चाहता है। तब जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है इसका, ठीक है। तो आगे देखो, आगे क्या है भाई, कहाँ थे हम? ये इस्तेमाल आधार पर, वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है, इसलिए ज़रूरत है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे, मतलब अपडेट करता रहे। मान लो ये कोई ए किसान है, इसकी खसरा संख्या 4 है, इसने ये ज़मीन ए से बी को बेच दी और खसरा संख्या मतलब ये 4 वाली, तो उसके रिकॉर्ड में तो यही लिखा रहेगा, तो समय समय पर उसे अपडेट भी करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है, ठीक है। राजस्व विभाग का काम पता चल गया कि खेत में कौन सी फसल है, कहाँ कुआं है, कितनी ज़मीन है, क्या चीज़ है, किसके नाम से है, कौन सी कचरा है, कितना हेक्टेयर, ये सब चीज़ें। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। पटवारी साहब चले जाएंगे, कर आएंगे, फिर साहब को देंगे, बड़े वाले साहब को रिपोर्ट, फिर बड़े वाले साहब जाएंगे
भैया निरीक्षण के लिए, पटवारी साहब ने जो रिपोर्ट जमा करी है उसका टेस्ट करने के लिए। अक्सर जाते ना पटवारी जी जो जमा करते हैं उस पर भरोसा कर ले में, लेकिन एक प्रोटोकॉल तो ये कि वो जाते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील हो गया, तालुका हो गया इत्यादि। ठीक है, आप भी कहीं ना कहीं रहते होंगे, आपके ज़िला होगा, तहसील होगी, भाई कौन सी तहसील लगेगी, तो एक ज़िले के अंदर एक से ज़्यादा तहसील हो जाए। ठीक है, तो भारत में जो है सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। उपखंडों में जैसे जिला हो गया, जैसे तहसील हो गया या तालुका हो गया, ऐसे छोटे उपखंडों में सबसे ऊपर जिला अधिकारी बैठता है। डीएम साहब बैठे के रहे, आईएएस अधिकारी होते हैं, वो सबसे बड़े जिले के सबसे बड़े अधिकारी में कह लो, एक तरह से पूरे जिले के गॉडफादर एक तरह से। ठीक है, और उसके नीचे तहसीलदार हो एक रहे, डीएम साहब से फिर नीचे तहसीलदार हो गए। ठीक है, उसके बाद डीएम मतलब जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट, और अधिकारी मतलब मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। तहसीलदार साहब को वे पटवारी के काम का निरीक्षण करें। तो सबसे ऊपर डीएम साहब हो गए, फिर तहसीलदार हो गए, उससे फिर पटवारी साहब ने जो काम करा तो उसका निरीक्षण करेंगे तहसीलदार साहब, फिर अंततः डीएम साहब। और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखा जाए और राजस्व विभिन्न तरह के कर इकट्ठा होते रहें। ये भी वो ही सुनिश्चित करेंगे, डीएम साहब, पटवारी साहब और जो है तहसीलदार साहब वगैरह। ठीक, वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थी को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र भी देते हैं। मतलब जो किसान हैं उनको अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए, इसकी व्यवस्था करवाएंगे, और ज़रूरत पड़ने पर विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र भी देंगे। ठीक है, जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवादी मामले सुने जाते हैं। जो ज़मीन से जुड़े विवादी मामले होंगे तहसीलदार साहब के दफ्तर में सुने जाएंगे। भाई एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005, ये क्या है भाई नया कानून, इसको देखते हैं। जब हम उन किसानों के बारे में सोचेंगे जिनके पास ज़मीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया है। 2005 में एक नया कानून आया भैया, हिंदू अधिनियम धारा कानून 2005। इसमें क्या है कि भाई जो किसान है उस किसान की कोई ज़मीन है, ये ज़मीन वो अपने बेटों में बांट देगा। बेटियों को हिस्सा नहीं मिलता था, तो अब इस कानून के तहत बेटियों को भी बराबर का हिस्सा मिलेगा। नए कानून के मुताबिक बेटों और बेटियों और उनकी मां को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लागू है। तो भाई नया कानून जो है हिंदू अधिनियम 2005, उसके अनुसार बेटों बेटियों उनकी मां को ज़मीन बराबर हिस्सों में बांट दी जाएगी, और यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रह अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। ठीक है, एक बिटिया की चाह, ये कविता टाइप की है, तो ये कविता पढ़ लीजिएगा। चलो मैं बता, विरासत में मिला है यह घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या। बता दिया गया है मुझे पिता के घर में हिस्से की बात, औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये जैसे कह रही हैं कि मेरे पिता से जो है मेरे भैया को मेरे पिता से मिला, मेरा और मेरी माँ का क्या, मतलब कि पिता और माँ अलग अलग रहते हैं। मतलब कि इस लॉजिक के हिसाब से तो यूँ हुआ कि पिता का अलग घर हो, माता का अलग घर हो, न्यारे रहो मतलब कुछ भी जो है ड्रामेबाजी दिखानी। ठीक है, तो चलो खैर, सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चितता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की ज़मीन में से काम चला सकती है।
इसका जो है, जैसे अभी ये बात थी कि भाई पिता और माता का अलग, तो मैं थोड़ा सा हास्यास्पद तरीके से मैंने देखा कि भाई पिताजी के अलग ज़मीन, माता जी की अलग ज़मीन होगी, अब जो है माता और पिता अलग रहेंगे, ये तो हो गया। लेकिन होता क्या है कि भाई पिताजी जब गुजर जाते हैं और माता जी अकेली रह जाती हैं, तो बच्चे अपने आप में बिजी रह हो जाते हैं, ठीक है, माँ बाप पर इतना ध्यान नहीं दे पाते, या उनकी मैं कहूँ कि इतनी वैल्यू आज की जो जनरेशन है इतनी ना कर पाए। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि माता के नाम पर कुछ ज़मीन होगी, तो ज़मीन के लालच में बच्चे माँ का जो है सेवा भी करेंगे, और यही सच्चाई है। अन्य सार्वजनिक सेवाएं, इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था, और दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में था। जो सरकार के अंग हैं उसमें सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्य के बारे में पढ़ा, ठीक है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया, और दूसरे में पटवारी की भूमिका का, ठीक है। इनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, बड़े बड़े साहब द्वारा, जैसे पुलिस अधीक्षक हो गए या तहसीलदार साहब हो गए। हमने यह भी देखा कि भाई लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करें और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। अपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। बहुत सारी सरकारी सेवाएं जो है जनता को, आम जनता को दी जाती हैं, जैसे राशन कार्ड हो गया, या जो है विधवा पेंशन योजना हो गई, या इस तरह की और भी योजनाएं, बीपीएल कार्ड हो गया, या गरीबों को मुफ्त इलाज हो गया, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, या इस तरह की और भी जो सेवाएं हैं, सार्वजनिक सेवाएं, वो दी जाती हैं, ठीक है। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की सूची बनाइए। दुग्ध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद्य के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि। 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठा कीजिए और अपनी अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए कि इनकी कार्यप्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है। एक ही तरह से सुधार किया जा सके, जनसंख्या कम करके। आपके लिए एक उदाहरण आगे दिया जा रहा है, चलो ये टेबल सी है, उदाहरण के तौर ख़त्म पाठ। चलो बहुत बढ़िया, तो जय हिंद, धन्यवाद। इससे आगे का अगली वीडियो में बताता हूँ।